हेलो बच्चों। तो बेटा, आपका जो लीनियर अलजेब्रा का 4th यूनिट हमने स्टार्ट करा हुआ था, उसका हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है। तो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 12 मार्क्स के लिए आता है। एग्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है। जो इस थ्योरम का स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप इसका स्टेटमेंट याद रखिए। वही स्टेटमेंट आपको एज अ क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है। या तो कभी कभी ऐसे भी आता है, स्टेट एंड प्रूव एग्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, कि इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट। तो बेटा, इसका जो स्टेटमेंट है वो है देयर exists a base there exists a base for each finite dimensional vector space. For each finite dimensional vector space. ओके स्टूडेंट्स। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि है एग्जिस्टेंस थ्योरम। और ये एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वो होता है जिसको कोई फाइनाइट सबसेट जनरेट करे। मतलब अगर हमारे पास एक फाइनाइट सबसेट एस एग्जिस्ट करे और उसका लीनियर स्पान फिर वी के बराबर हो, तो उसको वेक्टर स्पेस वी को हम बोलते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है। तो ये बताता है कि हर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की कोई ना कोई बेस एग्जिस्ट करती है। देयर एग्जिस्ट अ बेस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो मतलब एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या दिखाता है? ये दिखाता है एग्जिस्टेंस ऑफ बेस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ओके स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेंगे और दिखाएंगे कि उसका बेस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेने जा रहे हैं। लेट वी ऑफ एफ बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लिया हुआ है। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है, जिसको एक फाइनाइट सबसेट जनरेट करे। ठीक है। तो वही डेफिनेशन यूज करने जा रहा हूँ। तो लिखूंगा देयर एग्जिस्ट, ये जो सिंबल मैंने बनाया है इसको पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट S of V such that L of S is equal to V। ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पर देखिए, ये जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है उसका डेफिनेशन लिख दिया, उसके डेफिनेशन को यूज़ किया। वी ऑफ एफ एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब एक फाइनाइट सबसेट होगा वी का, जो कि उसको जनरेट करेगा। जनरेट करने का मतलब उसका लीनियर स्पान वी के बराबर होगा।
देखिए एल ऑफ है बराबर होने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो ये तो हमेशा ही इसका सबसेट होता है क्योंकि लीनियर स्पान जो है वो सब स्पेस होता है। वी भी एल ऑफ एस का सबसेट होगा, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ वी इज कंटेन्ड इन एल ऑफ एस, which means every element of V is the linear combination of elements of S, क्योंकि L of S में क्या आता है, S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब जो भी एलिमेंट V में है वो S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए, अब S के कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम S की कुछ वैल्यू लेट करते हैं। लेट S इज इक्वल टू V1 V2 सो ऑन अप टू Vn। ठीक है, ये देखिए मैंने S को लेट कर लिया हुआ है, S के अंदर मैंने n वेक्टर्स रखे हुए हैं। ठीक है, और S के अंदर जो ये वेक्टर्स हैं ये सब के सब मैं नॉन ज़ीरो वेक्टर्स मान लेता हूँ, क्योंकि देखो ज़ीरो वेक्टर की तो कोई लीनियर कॉम्बिनेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, तो हम यहाँ पे S के सारे वेक्टर्स को क्या मान रहे हैं, नॉन ज़ीरो मान रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ without loss of generality, without loss of generality, we may suppose here, we may suppose here that all the vectors, that all the vectors in S are non-zero, or non-zero because the contribution, because the contribution of zero vector, of zero vector in any linear combination, in any linear combination of elements of S, of elements of S is ज़ीरो। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने माना है कि S के अंदर जितने भी ये वेक्टर्स मैंने लिए हुए हैं ये नॉन ज़ीरो है, इनमें कोई भी वेक्टर ज़ीरो नहीं है। क्यों, एक्चुअली यहाँ पे L ऑफ S V के बराबर है, V का हर एक एलिमेंट S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो ज़ीरो वेक्टर तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कोई कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए हमने सारे एलिमेंट्स को क्या माना हुआ है, नॉन ज़ीरो। अब देखो ये थ्योरम हाँ किस तरह से प्रूव होगी, एक आइडिया मैं आपको देता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे S से एक एक स्टेप में एक एक वेक्टर बाहर निकालेंगे। ठीक है, एक स्टेप में S से एक वेक्टर बाहर निकालेंगे, और जो पीछे सेट बचेगा, जैसे मान लो यहाँ से एक वेक्टर बाहर निकाला तो जो सेट बचेगा उसको हम S1 रखेंगे, दो वेक्टर बाहर निकालेंगे, जो सेट बचेगा उसको S2 रखेंगे। ठीक है, और दिखाएंगे कि हर स्टेज पे जो सेट बन रहा है, जैसे एक वेक्टर निकाल के जो सेट आएगा S1 वो जनरेट कर रहा है V को, मतलब L ऑफ S1 V के बराबर है। दो वेक्टर निकाल के जो सेट बन रहा है मतलब S2 वो भी V को जनरेट कर रहा है, मतलब L ऑफ S2 इज इक्वल टू V। इस क्वेश्चन में इस थ्योरम को प्रूव करते समय आपने क्या करना है, अब यहां से आगे क्या करना है, S से एक एक वेक्टर को आपने आउट करते जाना है, और जो पीछे सेट बचेगा ना, जैसे एक वेक्टर निकाल के जो सेट बचेगा उसको हम S1 रखेंगे, दो वेक्टर निकाल के जो सेट बचेगा उसको हम S2 रखेंगे, वो जो सेट्स बनेंगे हम दिखाएंगे कि वो V को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनका लीनियर स्पान वेक्टर स्पेस V के बराबर है। ठीक है,
ऐसा जब हम करेंगे, जब एक एक वेक्टर निकलते जाएगा एक एक स्टेप में, तो लास्ट में हमारे पास इस सेट में एक ही वेक्टर बचेगा, कोई सा भी एक वेक्टर बच सकता है, ठीक है। तो एक रिजल्ट होता है सिंगलटन सेट कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लास्ट में जब एक ही वेक्टर बचेगा तो कोई भी सिंगलटन सेट जिसके अंदर नॉन जीरो वेक्टर हो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो लास्ट में जो सेट बचेगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बचेगा, साथ ही साथ वो वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोसीजर क्या बनाया हुआ है, हर स्टेप में जो सेट बच रहा है वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो लास्ट में सेट बचेगा वो इस सेट वेक्टर स्पेस वी का क्या बनेगा, बेस। इस तरह से हमें बेस मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसका बेस मिलेगा ही मिलेगा। यही हम इस क्वेश्चन में दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम किस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो S है ये V का सबसेट है। नाउ S जो है V का, तो मैंने आपको आइडिया दिया कि हम इस क्वेश्चन में कैसे दिखाएंगे कि वेक्टर स्पेस V की कोई ना कोई बेस एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। देखो S जो है वो सबसेट है V का, तो कोई भी सबसेट वेक्टर स्पेस का या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है या लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर S क्या होगा, S हमारे पास या तो आइदर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, देयरफॉर S इज आइदर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा। मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट शार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे। देयरफॉर S इज आइदर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखो अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो S तो V को जनरेट भी कर रहा है, तो S तो बेस बन जाएगा ना फिर V का, ठीक है। और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो उस केस में हम दिखाएंगे वो प्रोसीजर कि इससे एक एलिमेंट निकालेंगे बाहर, पीछे जो सेट बचेगा वो इसको जनरेट करेगा, और ऐसा करते करते जब लास्ट में पहुंचेंगे तो इसके अंदर एक ही सेट बचेगा, लेकिन सिंगलटन सेट कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो बेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अगर S क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। इफ S इज linearly independent then S is base of V of F, तब तो S ही बन जाएगा B की बेस। लेकिन अगर ये डिपेंडेंट है तो उस केस में देखिए क्या होगा, उस केस में भी हमें दिखाना है कि V का बेस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो तब देखिए क्या होगा अगर ये S जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे if S is linearly dependent, ठीक है। तो तब देखिए क्या होगा अगर S लीनियरली डिपेंडेंट होगा, then there exists a vector Vm comma m is greater or equal to 2 and less or equal to n such that जो Vm होगा वो अपने से पहले वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। याद करिए वेक्टर स्पेस में मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, दो थ्योरमें पढ़ाई थी लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के ऊपर। उसमें से एक थ्योरम ये है कि कब कोई सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, जब हमारे पास एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है सेकंड वेक्टर और लास्ट वेक्टर के बीच में, जो कि अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स मतलब अपने से पहले वाले वेक्टर्स का क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फा आइज जो हैं ये फील्ड के एलिमेंट होंगे, वेयर अल्फा आइज बिलोंग्स टू फील्ड। ये कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ थ्योरम। और यहाँ पर ये थ्योरम आप देखेंगे थर्ड यूनिट में देखेंगे इस थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है, और वो यहाँ पे एग्जाम में लिख देंगे पूरा पूरा, ठीक है।
वहाँ पे लिखा है ना कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट S of non-zero vectors v1, v2, vn is linearly dependent if there exists a vector vm, m is greater or equal to less or equal to n, such that vm is the linear combination of its preceding vectors। ये थर्ड यूनिट में हमारे पास एक थ्योरम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो सेट एस था या तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट था या डिपेंडेंट। अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तब तो वो खुद ही बेस बन जाता, लेकिन अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है उस केस में मैंने यहाँ पे थ्योरम की वजह से क्या आया वो मैंने लिखा। ठीक है, तो अब देखिए आपने एक सेट यहाँ पे लेना है जिसमें आपने ये वाला वेक्टर बाहर कर देना है एस में से। ठीक है, कंसीडर S1 इज इक्वल टू v1 v2 स्वान फिर vm माइनस वन और उसके बाद vm को आउट कर दिया vm प्लस वन स्वान अप टू vn। ओके बेटा, तो देखो ये हमने ले लिया एक सेट S1। ठीक है, इसमें देखो हमने क्या किया, सारे वेक्टर्स रखे, सिर्फ ये वाला वेक्टर नहीं रखा vm। ठीक है, अब हम दिखाएंगे कि ये S1 जो है ये जनरेट करता है वेक्टर स्पेस V को। फिर बोलेंगे अगर S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो फिर हमारे पास ये बेस बन जाएगा, और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो फिर से यही थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, मैंने बोला था कि हम यहाँ पर S से एक स्टेप में एक वेक्टर बाहर निकालेंगे, जो पीछे सेट बचेगा दिखाएंगे वो जनरेट करता है वेक्टर स्पेस को। दूसरे स्टेप में दो वेक्टर बाहर निकालेंगे, जो पीछे सेट बचेगा दिखाएंगे कि वो जनरेट करता है वेक्टर स्पेस को। जब ऐसा करते जाएंगे लास्ट में एस में एक ही वेक्टर बचेगा, और सिंगलटन सेट कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और साथ ही साथ हम दिखा रहे हैं यहाँ पे सिस्टम क्या बना रहे हैं हम, जो भी सेट बच रहा है वो जनरेट कर रहा है वेक्टर स्पेस को, तो वो जो लास्ट में सेट बचेगा वो होगा ही होगा बेस। हो सकता है उससे पहले जैसे एस ही बेस हो जाए या S1 बेस हो जाए। ठीक है, लेकिन हम लास्ट में बताएंगे कि भाई इसका बेस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हम दिखाएंगे कि जो S1 है ये भी V को जनरेट करता है, मतलब L ऑफ S1 V के बराबर है। वो देखिए हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो बिकॉज S1 जो है वो सबसेट है S का, क्योंकि S1 के सारे एलिमेंट S में है, S में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है Vm। ठीक है, तो फिर क्या होगा, L ऑफ S1 सबसेट होगा किसका, L ऑफ S का। ठीक है, ये एक रिजल्ट होता है, बिकॉज अगर S सबसेट है T का तो फिर L ऑफ S सबसेट होता है L ऑफ T का। अगर S T का सबसेट है तो लीनियर स्पान ऑफ S सबसेट होगा लीनियर स्पान ऑफ T का। लेकिन पीछे हमने पढ़ा कि L ऑफ S किसके बराबर है, V के बराबर, तो L ऑफ S1 सबसेट हो जाएगा V। हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं L ऑफ S1 इज इक्वल टू V, मतलब ये जो सेट हमने S से एक वेक्टर बाहर करके बनाया है ये V को जनरेट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें L ऑफ S1 को V का सबसेट और V को L ऑफ S1 का सबसेट दिखाना पड़ेगा ना। तो ये देखिए L ऑफ S1 हमने V का सबसेट दिखाया, अब V को L ऑफ S1 का सबसेट हम करेंगे। ठीक है, तो लेट V बिलोंग्स टू V, ये हमने वेक्टर स्पेस से एक एलिमेंट लिया V। अगर हम दिखा दें ये एलिमेंट S1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो V चला जाएगा L ऑफ S1 में, तो V हमने V से लिया, दिखाएंगे L ऑफ S1 में, V भी सबसेट हो जाएगा L ऑफ S1 का, तो इस तरह से L ऑफ S1 V के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे V मैंने V से लिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि L ऑफ S किसके बराबर है, पिछले स्टेप में हमने पढ़ा ना L ऑफ S V के बराबर है। ठीक है, तो जो ये V होगा ये तो V में है, लेकिन V किसके बराबर है, L ऑफ S, तो ये L ऑफ S में आएगा तो S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब V जो है वो होगा इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, इज द लीनियर, L का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये जो छोटा v है ये S के एलिमेंट्स का ये होगा,
दिखाना क्या है, ये होगा एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। दिखाना तो हम ये चाहते हैं कि जो S1 है वो V को जनरेट करता है, मतलब L ऑफ S1 इज इक्वल टू V दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये रफ है, हम दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे L ऑफ S1 इज इक्वल टू V, मतलब जो एक वेक्टर बाहर निकाल के, S से एक वेक्टर बाहर निकाल के जो सेट S1 हमने बनाया है वो V को जनरेट करता है। उसके लिए दिखाना पड़ेगा ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। तो ये वाला हमने पहले इस तरह से शो करा, L ऑफ S1 सबसेट है V का। अगर ऐसे नहीं भी करना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो L ऑफ S1 इज सबसेट ऑफ V, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सबसेट का जो वेक्टर स्पेस, ये लीनियर स्पान होता है वो वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है, मतलब सबसेट होता है। अब उल्टा V को L ऑफ S1 का सबसेट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने V में एक एलिमेंट लिया हुआ है छोटा v, उसको हम S1 के एलिमेंट्स का दिखाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। वो हम कैसे दिखाएंगे, देखो L ऑफ S ऑलरेडी V के बराबर है, जो भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है वो L ऑफ S में होगा, मतलब S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। वही अब हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे V को S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं V को β1 V1 β2 V2 β3 V3 so on बीटा m माइनस वन Vm माइनस वन बीटा m Vm बीटा m प्लस वन Vm प्लस वन प्लस सो ऑन बीटा n Vn। देखिए अगर आपको याद होगा S के अंदर एलिमेंट है V1 से लेकर Vn तक, तो उन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो वियर ये जो बीटा आइज है ये क्या है, स्केलर्स है ना, तो ये फील्ड में बिलोंग करेंगे, और इनका जो वैल्यू है वो कितना कितना है, एक और एक से बड़ा और n और n से छोटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे Vm की जगह Vm की वैल्यू लगानी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ना इसको Vm का रेफरेंस दे के लिखा। देखो Vm से पीछे Vm माइनस वन, आगे Vm प्लस वन, क्योंकि मेरे पास Vm की वैल्यू है ना वो मैं इसमें पुट करूंगा, तभी मैंने इसको Vm का रेफरेंस दे के रखा हुआ है, ठीक है। और Vm जो है आपको याद है Vm की वैल्यू क्या है, Vm की वैल्यू देखिए ये है अल्फा आई वी आई गोज फ्रॉम m1 टू m-1, उसमें वेक्टर्स हैं 1 टू m-1, विद द रिजल्ट Vm की जगह वैल्यू रख रही है V1 से Vm-1, तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन में फिर आपके पास Vm नहीं रहेगा, मतलब ये S1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, देयरफॉर V इज इक्वल टू β1 V1 β2 V2 β3 V3 so on बीटा m माइनस वन Vm माइनस वन प्लस बीटा m, और Vm की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे। Vm की वैल्यू क्या है, समेशन अल्फा आई वी आई गोज फ्रॉम 1 टू m-1, ओके स्टूडेंट्स, प्लस बीटा m प्लस वन Vm प्लस वन प्लस डैश लास्ट में है बीटा n Vn, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे आपने, यहाँ पे अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो क्या आएगा, अल्फा वन V1 प्लस अल्फा टू V2 सन अप टू अल्फा m-1 Vm-1, ठीक है। तो Vm-1 तक जो वेक्टर है वो यहाँ पर भी है ना, जैसे यहाँ पे पहली टर्म आएगी अल्फा वन V1, तो बीटा वन V1 भी है, तो V1 V1 वाली टर्मों को मिलाओ, यहाँ पे V1 का कोफिशिएंट आएगा बीटा वन और यहाँ पे आएगा अल्फा वन, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ से बीटा m अल्फा वन आएगा, बीटा m अल्फा वन, फिर आएगा बीटा टू प्लस बीटा m अल्फा टू इंटू V2, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा। फिर देखो ये वाली टर्म जो है इसका कोफिशिएंट है बीटा m-1, ये थर्ड वाली मैंने नहीं लिखी खुद ही, यहाँ पे बीटा m- Vm-1, और यहाँ पे आएगा बीटा m अल्फा m-1, बीटा m अल्फा m-1, और यहाँ पे जो लास्ट वेक्टर था वो इसमें Vm-1 ही था इस लीनियर कॉम्बिनेशन में, समेशन में।
और उसके बाहर आएगा बीटा m प्लस वन वी एम प्लस वन सो ऑन बीटा एन वी एन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना, इसमें वेक्टर है v1 v2 vm माइनस वन vm प्लस वन एंड vn, मतलब ये s1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना। ये तो बनना ही था क्योंकि vm की जगह हमने वैल्यू डाल दी और उस वैल्यू में जो वेक्टर्स थे वो v1 से लेकर vm माइनस वन तक थे, क्योंकि यहाँ पे i1 to m माइनस वन है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर देखिए क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर ये जो स्मॉल v है ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन is the linear combination of elements of S1। ये S1 के एलिमेंट्स का क्या निकला, लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब V, जो ये छोटा v है, ये किस में बिलोंग करेगा, L ऑफ S1 में। V वेक्टर स्पेस V का एलिमेंट था तो वेक्टर स्पेस V सबसेट हो गया किसका, L ऑफ S1 का। ऑलरेडी हमने दिखाया था कि L ऑफ S1 V का सबसेट है। ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे L ऑफ S1 किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर। इसका मतलब जो हमने एक एलिमेंट बाहर निकाल के सेट बनाया था वो वेक्टर स्पेस V को जनरेट करता है। देयरफॉर L ऑफ S1 इज इक्वल टू V। अब ये जो सेट है या तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा। देखो, इफ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट तो फिर ये बेस बन जाएगा क्योंकि ये जनरेट भी कर रहा है वेक्टर स्पेस को। देन S1 इज बेस ऑफ V ऑफ F। लेकिन जरूरी नहीं है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो लिखेंगे बट इफ S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट, तब हम क्या करेंगे, ये जो अभी ऊपर प्रोसीजर हमने किया था इसको रिपीट करेंगे। हम बोलेंगे कि S1 के अंदर एक वेक्टर होगा, सेकंड वेक्टर और लास्ट वेक्टर के बीच जो अपने से पहले वाले वेक्टर्स का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर हम S1 में से उस वेक्टर को निकाल के एक नया सेट बनाएंगे S2। इस S2 में दो वेक्टर कम होंगे क्योंकि S1 में ऑलरेडी एक कम था, तो S2 में दो कम होंगे। फिर दिखाएंगे कि L ऑफ S2 जो है वो भाई V के बराबर है, मतलब वो V को जनरेट करता है। फिर ऐसे ही बोलेंगे S2 या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। अगर S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो वो बेस बनेगा, और अगर नहीं होगा तो फिर से ये प्रोसीजर करते जाएंगे। जब ये हम प्रोसीजर करते जाएंगे तो लास्ट में ले दे के एक ही वेक्टर बचेगा S के अंदर। ठीक है, और सिंगलटन सेट कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। साथ में जो सेट बच रहा है वो वेक्टर स्पेस को जनरेट भी कर रहा है, इसका मतलब हमें बेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट देन proceeding is above, comma we obtain S2, we obtain set S2 लिख सकते हो of n-2 vectors such that L of S2 is equal to V। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो अगर S1 क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, तो फिर हम ऊपर वाला प्रोसीजर रिपीट करेंगे। ठीक है, और क्या होगा, हमें एक नया सेट मिलेगा S2, और वो सेट जो है वो जनरेट करेगा किसको, वेक्टर स्पेस को। ये हम दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ प्रोसीजर ही ऐसा बनाया था कि एक स्टेप में एक वेक्टर बाहर जाता है और जो पीछे सेट बचता है वो जनरेट करता है किसको, वेक्टर स्पेस को। ठीक है, लेकिन अगर ये S2 और अगर S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, एंड इफ S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो देन S2 बेस बनेगा।
then S2 is base of V of F, ठीक है। लेकिन अगर S2 भी क्या निकला, लीनियरली, बट अगर S2 क्या निकला, लीनियरली डिपेंडेंट, but if S2 is linearly dependent, then we repeat the above procedure. Then we repeat the above procedure, ठीक है, till we obtain a set SM, ठीक है, M belongs to N, मतलब कोई सा भी सेट हो सकता है, यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, 5 और 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नेचुरल नंबर 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 तक तो मैंने डिस्कस कर दिया। सच दैट जो ये सेट होगा इसका लीनियर अपॉन वेक्टर स्पेस के बराबर होगा, क्योंकि हमने हर स्टेप में जो सेट बच रहा है दिखा रहे हैं कि वो जनरेट करता है किसको, वेक्टर स्पेस को। और ये SM जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, एंड SM इज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और ये बेस बनेगा, एंड हेंस SM जो है वो क्या बन जाएगा, बेस बनेगा V ऑफ F का। देखो ये मैंने क्या लिखा, हमने S1 सेट बनाया था, S से एक एलिमेंट बाहर करके, और दिखाया था S1V को जनरेट करता है, ठीक है। तो अगर S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वो बेस बनेगा, लेकिन अगर S1 क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, तो हम रिपीट करेंगे अब वो प्रोसीजर, फिर हमें एक नया सेट बनेगा S2 जिसमें कितने वेक्टर होंगे, N-2, क्योंकि S में N थे तो 2 स्टेप्स में 2 बाहर चले गए, और वो जो सेट S2 होगा वो वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पीछे दिखाया था जो सेट बचता है वो वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। और फिर अगर S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो S2 बेस बनेगा, लेकिन अगर S2 लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो फिर ये प्रोसीजर हम कब तक रिपीट करेंगे, जब तक ना हमें एक सेट मिलेगा SM। M कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 तक तो मैंने डिस्कस कर लिया, जिसका लीनियर अपॉन वेक्टर स्पेस के बराबर होगा, क्योंकि ये हमने यहाँ पे सेटअप ऐसा बनाया है, और साथ ही साथ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, और फिर ये बेस बनेगा V ऑफ F का। अब हम यहाँ जस्टिफाई करेंगे कि जो हमें ये सेट मिलेगा लास्ट में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों होगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे एट द मोस्ट by repeating the above procedure, ठीक है, we are left with the set containing single non-zero vector, okay students, ठीक है, which generates V, ये लास्ट में क्या लाइन लिखी मैंने, एट द मोस्ट बाय रिपीटिंग द अबव प्रोसीजर, जब हम इस प्रोसीजर को बहुत ज्यादा रिपीट करेंगे, ठीक है, वी आर लेफ्ट विद द सेट कंटेनिंग सिंगल नॉन जीरो वेक्टर, तो हमें लास्ट में एक सेट बचेगा जिसमें सिर्फ एक वेक्टर होगा, और वो वेक्टर क्या होगा, नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एस के वेक्टर्स को क्या माना था, नॉन जीरो, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, वी सपोज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस आर नॉन जीरो, वो शुरू में लिखा था, मतलब वैसा मानने से इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो मतलब होता है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, वो जो हमने शुरू में लिखा था, ठीक है। तो लास्ट में मैंने पहले भी बोला था कि एस के अंदर सिर्फ एक ही वेक्टर बचेगा जो कि नॉन जीरो होगा, और वो जो सेट होगा वो जनरेट भी करेगा वेक्टर स्पेस को, क्योंकि हमने यहाँ पे
सिस्टम ही ऐसा बना के रखा हुआ है, ठीक है, कि जो भी वेक्टर बाहर निकलता है पीछे जो सेट बचता है वो वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। तो इसका लेकिन सिंगलटन सेट कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, बट अ सिंगलटन सेट containing non-zero vector is linearly independent and hence there exists a basis for a finite dimensional वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो सिंगलटन लास्ट में बचेगा सिंगलटन सेट होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और साथ ही साथ वो जनरेट भी करेगा वेक्टर स्पेस को, तो विद द रिजल्ट वो बेस बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का बेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखो 2 मिनट के लिए रिपीट कर लेते हैं इसको ज़रा, जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम्स के लिए 12 मार्क्स में आता है, एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो देखिए बेटा क्या बताता है ये थ्योरम, कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर हमारे पास है उसके लिए बेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट्स अ बेस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसका बेस एग्जिस्ट करता है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वो होता है जिसको एक फाइनाइट सबसेट जनरेट करे, मतलब एक फाइनाइट सबसेट का लीनियर स्पॉन वेक्टर स्पेस के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हमने लिया एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ, ठीक है। तो क्या होगा फिर, डेफिनेशन से एक फाइनाइट सबसेट वी का होगा जो कि जनरेट करेगा वी को। एस के अंदर हमने एन वेक्टर्स रखे हुए हैं और यहाँ लिखा है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, इसका मतलब होता है जो हम यहाँ मानने जा रहे हैं उससे इस थ्योरम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या माना है कि एस के जितने भी वेक्टर्स हैं वो क्या है, नॉन जीरो, क्योंकि जीरो वेक्टर तो कोई कंट्रीब्यूशन लीनियर कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड नहीं करता है। उसके बाद मैंने आपको यहीं पे समझा दिया कि आपको क्या करना है, एक स्टेप में एक वेक्टर एस से बाहर निकालना है, जो सेट बचेगा दिखाना है वो जनरेट करता है वेक्टर स्पेस को। 2 स्टेप में 2 निकलेंगे, जो सेट बचेगा वो जनरेट करना चाहिए वेक्टर स्पेस को। जब आप ऐसा करते जाएंगे तो लास्ट में इसमें बचेगा एक वेक्टर, लेकिन सिंगलटन सेट कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और ये जनरेट भी करता है वेक्टर स्पेस को, तो बेस बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला एस सबसेट है वी का, तो या तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यही बेस बन जाएगा, लेकिन अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर हम क्या करें, फिर आपने यहाँ पर एक थ्योरम लगानी है वेक्टर स्पेसेस की, जो 3rd यूनिट में आपको पढ़ाई गई है कि अगर कोई सेट है हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर्स का तो वो लीनियरली डिपेंडेंट तब होता है जब उसमें एक वेक्टर होता है सेकंड और लास्ट वेक्टर के बीच जो अपने से पहले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर v1 से लेके vm-1 तक वेक्टर्स रखे गए हैं, ठीक है। तो आपने इसी वेक्टर को S में से आउट करके नया सेट बनाना है S1, इसमें S के मुकाबले में एक वेक्टर कम है। अब आपको दिखाना है कि L ऑफ S1 V के बराबर है, उसके लिए आपको इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट करना पड़ेगा। तो देखो S1 सबसेट है S का, तो L ऑफ S1 सबसेट होगा L ऑफ S का, लेकिन L ऑफ S V के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर L ऑफ S1 सबसेट हो गया V का, और यहाँ पे ये एक रिजल्ट होता है, ये हमने यूज़ करा। अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करोगे ऐसे भी L ऑफ S1 V का सबसेट होगा, क्योंकि लीनियर स्पॉन सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस का, तो मतलब सबसेट होता है। उल्टा हमने वेक्टर स्पेस V में एक एलिमेंट लेना है
स्मॉल v, ठीक है। अब उसको लाना है आपको एल ऑफ S1 में, मतलब S1 के एलिमेंट्स का दिखाना है लीनियर कॉम्बिनेशन इन एलिमेंट्स का, ठीक है। लेकिन एल ऑफ एस वी के बराबर है, तो वो जो छोटा एलिमेंट वी में है वो एल ऑफ एस में होगा, मतलब एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लिखा हमने एल ऑफ एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमने वी एम का रेफरेंस दे के लिखा है इसको, क्योंकि हमारे पास वी एम की वैल्यू है ना, वो हम यहाँ पे डालेंगे। और वी एम की वैल्यू V1 से लेके Vm-1 तक जो वेक्टर से, इन टर्म्स ऑफ दोज वेक्टर से, ठीक है। अब यहाँ पर मिला लो टर्मों को, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक Vm-1 है ना, V1 से लेकर Vm-1, और इस सम में भी V1 से लेकर Vm-1 तक है। पहले V1 के कोफिशिएंट्स देख लो, V2 के देख लो, Vm-1 के देख लो। V1 का कोफिशिएंट इधर β1 है, इधर आएगा βm α1, इधर है β2, इधर आएगा βm α2, इधर है βm-1, इधर आएगा βm αm-1। उसके बाद ये टर्म लिखी, और फिर ऐसे ही बीटा एन वी एन तक। आप देख सकते हैं ये S1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें V1, V2, Vm-1 और Vn है, Vm इसमें मिसिंग है। तो V इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1। इस तरह से हमारे पास V चला जाएगा L ऑफ S1 में, तो V सबसेट हो गया L ऑफ S1 का, L ऑफ S1 V का सबसेट है, दोनों हो गए बराबर, ठीक है। हम लिखेंगे देयरफॉर L ऑफ S1 इज इक्वल टू V। अब देखो, अगर ये S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो यही बेस बन जाएगा, लेकिन अगर S1 लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो जैसे मैंने पीछे बताया वैसे ही हमें यहाँ एक साइड बनेगा S2 जिसमें n-2 वेक्टर्स होंगे और वो V को जनरेट करेगा। और अगर वो S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो वही बेस बनेगा। अगर डिपेंडेंट होगा तो फिर ये प्रोसीजर हमें रिपीट करते जाना है जब तक ना हमें एक सेट मिलेगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और जनरेट करेगा वेक्टर स्पेस को, और विद द रिजल्ट वो वेक्टर स्पेस की क्या बनेगा, बेस। और ऐसा सेट हमें मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, ये लिखा है मैंने, एट द मोस्ट बाय रिपीटिंग द अबव प्रोसीजर वी आर लेफ्ट विद द सेट कंटेनिंग सिंगल नॉन जीरो वेक्टर विच जनरेट्स वी। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हम रिपीट करेंगे तो लास्ट में एक ही वेक्टर बचेगा, और वो वेक्टर है नॉन जीरो वेक्टर। तो सिंगलटन सेट कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए वो बन जाएगा बेस, ठीक है। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट्स अ बेस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और ये जो थ्योरम था ये था एग्जिस्टेंस थ्योरम, नाम से ही पता चलता है ये क्या दिखाएगा, किसी का एग्जिस्टेंस। तो किसका एग्जिस्टेंस दिखाता है, बेस का एग्जिस्टेंस फॉर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।